गरीब का जादुई सोने के बैंगन की खेत। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे खेत में सोने के बैंगन है, वो भी अनगिनत। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इन सोने के बैंगन के खेत से तो हमारी सातों पुश्तें खुशी खुशी रह सकती है। बिल्कुल सही कहती हो। एक वो दिन था जब खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं था, और अब सोने के बैंगन ही बैंगन है। अरे अरे, ये क्या? गरीब गजेंद्र और सौम्या के पास इतना बड़ा सोने के बैंगन का खेत कैसे हो सकता है? और पेड़ पर भी सोने के बैंगन थे, जबकि सोने का बैंगन का पेड़ ही नहीं होता है। ये दोनों गरीब पति पत्नी इतने ज्यादा सोने के बैंगन के खेत के मालिक कैसे बने? जानने के लिए कहानी में कुछ क्षण पीछे चलते हैं। 6 महीने की गर्भवती सौम्या अपनी छोटी सी 6 साल की बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है। बेटा सीधे बैठना, मैं तेरी चोटी नहीं बना पा रही हूँ। स्कूल के लिए लेट हो रहा है तुझे। माँ, मुझे साइकिल चाहिए। मेरे सारे स्कूल वाले दोस्तों के पास साइकिल है। कभी कभार तो वो अपने माता पिता के साथ साइकिल पर ही स्कूल जाते हैं, खुद चलाकर, और शाम को भी साइकिल चलाते हैं। पापा से कहिए मुझे भी साइकिल दिला दे। अच्छा ठीक है, तेरे पिताजी जैसे ही खेत से आ जाएंगे, मैं उन्हें साइकिल लाने की बात कहूंगी। अब जल्दी से स्कूल जा, ज्यादा परेशान मत कर, वरना तेरे भाई बहन को परेशानी होगी। ठीक है माँ, आपको और उनको परेशान नहीं करूँगी। मैं अच्छी बाबू हूँ ना आपकी। हाँ मेरी बच्ची। सौम्या शिवानी के माथे पर चूमती है, फिर वो स्कूल चली जाती है। और सौम्या पराठा खाने जाती है कि तभी उसे एक चूहा खाकर जूठा कर देता है। ये देखकर वो उदास हो जाती है और आटा गूंदने के लिए कनस्तर खोलती है तो वो भी खाली होता है। हे भगवान, वैसे ही आटा कम था और जो एक पराठा था उसे चूहा ले गया। अनस्तर में भी कुछ नहीं है। अब तो जब शाम को वो आएंगे तभी कुछ खाना बना पाऊंगी। 4 आलू की सब्जी से क्या होगा? शिवानी स्कूल से आएगी तो उसे भी तो भूख लगेगी। जरा देखती हूँ कुछ। अरे हाँ, इन मुट्ठी भर चावलों से ही उसे खिचड़ी बनाकर खिला दूंगी। ऐसा करके सौम्या खिचड़ी बनाकर तैयार कर देती है और स्कूल से आने के बाद अपनी बेटी को खिला देती है। शाम को गजेंद्र आ जाता है। ये लीजिए, आप पानी पी लीजिए। अजी, मैं कह रही थी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या खेत से आज सही बैंगन निकले या नहीं? और आप उन्हें बेचकर आए मंडी में? क्या बताऊं, सुबह से दोपहर तक खेत में ही लगा रहता हूँ। एक तरफ के बैंगन तो आ ही नहीं रहे हैं, छोटे छोटे ही सड़ जाते हैं। कुछ साफ बैंगनों में कीड़े लग जाते हैं, और जो अच्छे बैंगन हैं वो सिर्फ 4-5 ही निकले हैं। मुश्किल से मुश्किल आधा किलो होंगे। उन्हें ही बेचकर अभी आया हूँ, जिससे मुझे सिर्फ 5 रुपए मिले हैं। अजी, 50 रुपए में मैं राशन लाऊंगी, मसाले लाऊंगी, आटा लाऊंगी। घर में कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, इस 50 रुपए से दाल चावल ले आओ और तुम और शिवानी खा लो। हमारे होने वाले बच्चे को भी जरूरत है ना। बाकी कल मैं देखता हूँ, और मैं अभी पानी पीकर सो जाऊंगा फिलहाल। नहीं, आप खेत में इतनी मेहनत करते हैं, भूखे पेट कैसे सोएंगे? दोपहर में भी आपने कुछ नहीं खाया। आप खिचड़ी खा लीजिए, सुबह की बची हुई है। पापा, आप आ गए? माँ ने कहा था आप मुझे शाम को साइकिल दिलाएंगे। मुझे साइकिल दिला दीजिए ना। मेरे सारे दोस्त साइकिल चलाते हैं। मैं उनसे बोलती हूँ तो बैठने भी नहीं देते एक बार। शिवानी बेटा, अभी काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तुम थोड़े दिन सब्र कर लो। खेत में जैसे ही बैंगन आ जाएंगे तो उन्हें बेचकर मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए साइकिल ही ले आऊंगा। कितना बेबस हूं ना मैं सौम्या। अजी, आप चिंता क्यों करते हैं? कल मैं भी खेत में चलकर बैंगन देख लूंगी। अरे तुम ऐसे हालत में क्यों जाओगी? वैसे भी इतनी कड़ी धूप होती है वहां पर। कोई बात नहीं। फिर खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन दोनों पति पत्नी खेत में जाते हैं, जहां आज भी उनके सूखे पेड़ पौधों पर कोई ढंग के बैंगन नहीं उगे थे। हे भगवान, आज भी बैंगन खराब निकले, और इसमें तो कीड़े लगे हुए हैं। बनाने लायक भी नहीं है, ना बेचने। सौम्या, मैं अपने खेत का हाल देखकर टूटा जा रहा हूँ। अपने आने वाले बच्चे की परवरिश कैसे करूंगा मैं? तुम दोनों को ही ठीक से मैं खिला नहीं पा रहा हूँ। क्या होगा? हम हार नहीं मानेंगे। चलिए, मैं इसमें से कुछ बैंगन छांट लेती हूँ। दोनों पति पत्नी ऐसा कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बूढ़ी कोढ़ी सी औरत उनके खेत से गुजरती है और बेहोश हो जाती है। तभी सौम्या और गजेंद्र की उन पर नजर पड़ती है और गजेंद्र उन पर पानी छिड़कता है। अम्मा जी, अब ठीक तो है ना? आपके हाथ पांव पर तो बहुत चोट लगी है। आप मेरे घर चलिए, मैं आपकी मरहम पट्टी कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? गांव के सभी लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। कहीं तुम्हें भी ये बीमारी हो गई तो मुझे ऐसे ही रहने दो।
उम्र ही कितनी है, भूखे पेट मर ही जाना है कुछ क्षण में। अरे मुझे अपनी परवाह नहीं है, आप मेरे घर चलिए। ये कहते ही उन बूढ़ी अम्मा को वो अपने घर ले जाते हैं और हाथ पैरों पर पत्ते की पट्टी बांध देते हैं। कुछ बैंगन से खाना बनाकर खिला देते हैं, जिसके बाद खाना खाते ही बुढ़िया एक देवी माँ का रूप ले लेती है। सौम्या, गजेंद्र, तुम दोनों ने मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी मेरी सेवा की, मुझे खाना खिलाया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी सारी कठिनाइयों को खत्म करती हूँ। तुम्हारा बैंगन का खेत बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना? मैं वरदान देती हूँ, तुम्हारा बैंगन का खेत एक सोने के बैंगन में बदल चुका है। ये कहते ही देवी मैया गायब हो जाती है। दोनों पति पत्नी को यकीन नहीं होता है और वो अपने सोने के बैंगन के खेत में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ खेत और पेड़ पर सोने के बैंगन लगे थे। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे खेत में सोने के बैंगन हैं, वो भी अनगिनत। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इन सोने के बैंगन के खेत से तो हमारी सातों पुश्तें सुखी सुखी रह सकती है। वो देवी मैया हमारे सारे दुख खत्म करके चली गई। चलिए, इससे पहले हम अपने घर का राशन ले आते हैं, और छोटी को साइकिल भी तो चाहिए। हाँ। ये बोलकर गजेंद्र जैसे ही खेत में से एक बैंगन तोड़ता है तो रोशनी में दूसरा सोने का बैंगन आ जाता है। बाप रे बाप, यहाँ पर तो एक के निकलते ही दूसरा सोने का बैंगन आ गया। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जल्दी से अपने गमछे में 5-6 बैंगनों को रखकर चलते हैं सुनार के पास। ऐसा कहते ही दोनों पति पत्नी पेड़ और खेत में से सोने के बैंगन निकालकर सुनार को बेच देते हैं। बदले में आए पैसों से वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छी सी साइकिल और अच्छा सा घर ले लेते हैं, जहां राशन और जरूरत वाला सारा सामान मौजूद था। देखो, मैं साइकिल चला रही हूँ, कितनी अच्छी साइकिल है। मुझे देने के लिए थैंक यू पापा। हमारी बच्चे कितनी खुश है ना। हम इतने सारे सोने के बैंगन का क्या करेंगे? मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम अपने गांव में एक अस्पताल बनवा लेते हैं। तुम तो जानती ही हो कि गरीब लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो पाता है। हाँ, आपने सही कहा। फिर दोनों पति पत्नी अपने बैंगन के खेत में जाकर फिर से सोने के बैंगन को तोड़ते हैं और रोशनी होते ही दूसरे बैंगन आ जाते हैं, जिन्हें वो पंचायतों को देकर गांव में एक बड़ा सा अस्पताल बनवा लेते हैं, जहां हजारों गांव के लोग अपना मुफ्त इलाज करवाते हैं। तभी एक पति पत्नी सौम्या और गजेंद्र के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अगर गांव में ये अस्पताल ना बनवाया होता तो हमारे बेटे का इलाज नहीं हो पाता। सच में तुमने बहुत उपकार वाला काम किया है, बहुत बड़ा उपकार वाला काम किया है। अरे आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, हमारे बस में था तो हमने कर दिया। ऐसे ही पंचायत भी सौम्या और गजेंद्र का शुक्रिया अदा करते हैं। ये सब गांव का एक अमीर सेठ देख रहा था। तभी सोने के बैंगन वाले खेत में वो पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये बात है, इतने सारे सोने के बैंगन, इस पेड़ से बैंगन ले लेता हूँ, मैं तो और अमीर बन जाऊंगा। लालच में आकर जैसे ही सेठ सोने के बैंगन को छूता है, वो मामूली बैंगन बन जाते हैं और सोने के बेल उसे जकड़ लेते हैं, जिससे वो चिल्लाने लगता है और पास खड़े गजेंद्र सौम्या वहां आ जाते हैं। ये क्या, तुम हमारे खेत में सोने के बैंगन चुराने आए थे? चोरी का नतीजा मिल गया ना? मुझे माफ कर दो, अरे मुझे छुड़ा दो, मेरा गला दब रहा है। देख लिया, लालच बुरी बला होती है सेठ जी, अब जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। तभी वो सेठ चला जाता है। हे देवी मैया, आपकी सोने के बैंगन के खेत से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। ऐसे लालची लोग बार बार इस खेत में आएंगे, अब आप इसे हटा लीजिए। तभी सौम्या के बोलते ही सारे सोने के बैंगन मामूली बैंगन बन जाते हैं, जो फिर भी जादुई होते हैं और हमेशा गजेंद्र और सौम्या के काम आते हैं, जिन्हें बेचकर वो अपनी आजीविका संभालते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं। जानवी बेटी, देखो डैडी तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर सी प्यारी सी बार्बी डॉल। अरे वाह डैडी, ये तो बहुत ही सुंदर है, थैंक यू सो मच। अब मैं ये लहंगा पहनकर दुल्हन बनूंगी। ठीक है गुड़िया रानी, और ये गिफ्ट मेरे बेटे सुमित के लिए है, सुंदर सा गन। हर्ष सुमित और जानवी को तोहफा दे रहा होता है कि तभी कोने में खड़ी छोटी सी सुमन उम्मीद लगाए हुए आकर अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? कुछ भी नहीं लाया मैं तेरे लिए। तुझे कितनी बार मना किया है कि अपना एक काला मनहूस चेहरा लेकर मत आया कर मेरे सामने। हाँ, चल जा यहाँ से। अब अपने पिता से डांट खाकर सुमन भराई आंखों से कमरे में चली जाती है। तभी उसका भाई सुमित भी कमरे में आता है। सुमन मेरी बहन, तू रो मत, तू मेरा खिलौना ले ले।
मुझे ये गन नहीं चाहिए सुमित भैया, मुझे भी जानवी की तरह गुड़िया चाहिए। माँ और पिताजी जानवी से कितना प्यार करते हैं, मगर मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते, इसलिए कि मैं काली हूँ, जानवी के जैसी गोरी नहीं हूँ। ये कहते कहते सुमन फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सुमित कहता है, किसने कहा कि मेरी बहन सुंदर नहीं है? हाँ, लाखों में से एक है मेरी बहन। देखना, एक दिन मेरी बहन को लेने घोड़े पर सवार होकर बहुत ही सुंदर सा राजकुमार आएगा और फिर मेरी ये छोटी सी बहन दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली जाएगी। पूरे घर में सुमित ही था जिसे सुमन से हमदर्दी थी। वहीं अपनी कोख से जन्म देने के बाद भी अनुपमा माँ होकर भी सुमन को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती थी। जहाँ एक तरफ सुमन माँ के आंचल के लिए तरसती रहती थी, वहीं अनुपमा अपनी सारी ममताज जानवी पर ही लुटाती रहती थी। इस फर्क के 7 साल बीत जाते हैं। अब हर्ष और अनुपमा की दोनों काली गोरी बेटियां बड़ी हो जाती है और गोरे और सुंदर होने के चलते अब जानवी और भी ज्यादा घमंडी हो जाती है। सुमन, अरे ओ सुमन, अरे ओ नाशपिटी, नाश्ता बना कि नहीं? बस बन गया है माँ, अभी लगा देती हूँ। चलो सुमन, नाश्ता लगाने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अपने बेटे सुमित को सुमन के साथ नाश्ता लगाता देखकर अनुपमा चिढ़कर कहती है, सुमित, यहाँ कुर्सी पर आकर बैठ। कितनी बार कहा है ना तुझे, इस काली कलूटी के आसपास मत रहा कर। मेरी सुंदरता तो खा ही गई है। 9 महीने मैंने इसको अपने कोख में रखा, अपने खून से सींचा, और आखिर में क्या हुआ? बड़े ऑपरेशन से मुझे हुई भी तो ये काली बेटी पैदा हुई। अब बस भी करो माँ, उस बात को इतने साल बीत गए, फिर अब क्यों उन बातों को दोहराकर सुमन का दिल दुखा रही हो? इतने में जानवी जानबूझकर अपनी सैंडल से सुमन का पैर कुचल देती है। आह माँ, मेरा पैर। ओप्स, आई एम सॉरी सुमन दीदी, मैंने देखा नहीं, टेबल के नीचे अंधेरा है तो मुझे आपका काला पैर दिखा नहीं। कोई बात नहीं छोटी, तू बैठ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। सुमन इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए भी अपनी गोरी बहन का दिया हुआ दर्द सह लेती है। अब हर्ष दोनों की शादी के लिए रिश्ते देखने लगता है। अनुपमा जी, कल हमारी दोनों बेटियों को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो तुम सुमन को समझा देना। जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए हर्ष जी। इसके बाद अनुपमा सुमन को बुलाती है। सुमन, सुमन, अरे ओ काली कलूटी, कहाँ मर गई? कान क्या कोल्हापुर छोड़ आई है? जी माँ, आपने बुलाया? हाँ सुन, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो अपने इस बदसूरत चेहरे पर अच्छे से मेकअप कर लियो। मगर माँ, मुझे तो मेकअप करना आता ही नहीं और ना मेरे पास मेकअप है। ओहो दीदी, जानवी के रहते तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना। शुक्रिया छोटी। अगले दिन जानवी सुमन के सीधेपन का फायदा उठाते हुए उसे खराब मेकअप लगा देती है, जिससे सुमन का काला चेहरा दानों से भर जाता है। वहीं जानवी खुद अपने लिए छुपाए हुए महंगे मेकअप को लगाकर सुंदर तरीके से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती है, जहां कामिनी कहती है, अनुपमा जी, आपकी छोटी बेटी तो एकदम खरा सोना है, मगर बड़ी बेटी एकदम कोयले की भट्टी जैसी है, इसलिए मुझे आपकी छोटी बेटी का रिश्ता मंजूर है। इस तरह से कामिनी सुमन को उसके काले रंग के चलते ठुकरा देती है और जानवी का रिश्ता पैसे वाले खानदान में पक्का हो जाता है, जिसके बाद भी कई रिश्ते सुमन को ठुकरा कर चले जाते हैं। इस बात को लेकर अनुपमा और हर्ष उसे बहुत कोसते हैं। पता नहीं ये काली कलूटी करमजली किसकी किस्मत में जाएगी, कब तक हमारी जान खाएगी। पता नहीं कौन से पाप किए थे जो ऐसी काली बेटी पैदा हुई है। बस कीजिए आप लोग, अगर सुमन का रिश्ता नहीं लग रहा है तो इसमें उसकी क्या गलती है? नहीं सुमित भैया, माँ पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं, सारी गलती मेरी है। मेरा काला रंग मेरी जिंदगी के लिए कोड बन गया है। पता नहीं ऊपर वाले ने किस कुश की कलम से मुझ बदकिस्मत काली की किस्मत लिखी है। सुमन सारी रात भगवान के आगे बहुत रोती है। कुछ दिनों बाद उसका रिश्ता लग जाता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। तभी हर्ष और अनुपमा अपनी गोरी बेटी की शादी के लिए उसकी पसंद से महंगा सा लहंगा खरीदते हैं। थैंक यू सो मच माँ, मैं हमेशा से अपनी शादी में ऐसा ही महंगा लहंगा पहनना चाहती थी। अरे लाखों में से एक है मेरी सुंदर बिटिया रानी, तो उसके लिए लहंगा भी तो लाखों का ही होना चाहिए ना। सुमित, ये देख, हमने जानवी की शादी के लिए ये महंगा लहंगा खरीदा है और लगे हाथ पीसी ज्वेलर से जानवी के लिए शादी के सारे गहने भी बनवा लिए हैं। अब अपनी गोरी सुंदर बेटी के लिए नकली सुनारों से सस्ता सोना थोड़ी खरीदते फिरते। जानवी का लहंगा तो बहुत ही अच्छा है माँ, मगर सुमन की शादी का लहंगा कहाँ है? सुमित, इस खुशियों भरी घड़ी में किस मनहूस का नाम ले लिया तूने?
और उस काली कलूटी के लिए लाखों रुपए खर्च करके लहंगा खरीदने से कौन से वो हूर की परी लगने लगेगी। मेरे पास एक लाल रंग की साड़ी रखी हुई है, वो नई की नई रखी हुई है, उसी में कर देंगे उसका कन्यादान। अपनी माँ अनुपमा को ये सब कहते हुए सुमन सुन लेती है। बचपन से लेकर आज तक माँ पिताजी मेरे साथ फर्क ही करते रहे, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे मायके से मेरी शादी और विदाई इस तरह से होगी। अब शादी की रस्में शुरू हो जाती है, जहां सुमन और जानवी को हल्दी लगाई जाती है। सभी औरतें शादी के गीत गाती हैं। हल्दी लगाओरी तेल चढ़ाओरी, बन्नों का गोरा बदन चमकाओरी। हल्दी लगाओरी तेल चढ़ाओरी, बन्नों का गोरा बदन चमकाओरी। शादी ब्याह के घर में कितने सारे काम बढ़ जाते हैं, जल्दी से मेहंदी लेकर नीचे जाना होगा। अनुपमा जल्दी जल्दी शगुन की मेहंदी लेकर सीढ़ी से उतर ही रही होती है कि तभी उसका पांव फिसल जाता है। वो गिरते हुए सीढ़ियों से नीचे आकर बेहोश हो जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी सुमन हल्दी की रस्म के बीच से उठकर भागकर अपनी माँ के पास आती है। माँ आंखें खोलो माँ, कितना खून बह गया है माँ। पिताजी, सुमित भैया जल्दी आइए। इसके बाद सुमित अनुपमा को उठाकर कमरे में ले जाता है और डॉक्टर आकर जांच करते हैं। तभी सुमन भराई आंखों से कहती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण से इनके दोनों पैरों और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है, इसलिए अगले 15 दिन तक इन्हें प्रॉपर बेड रेस्ट लेना होगा। ये सुनकर अनुपमा की गोरी बेटी जानवी गुस्से से कहती है, क्या 15 दिन? ऐसे तो मेरी शादी की सारी रस्में खराब हो जाएंगी। मेरी मेहंदी, संगीत, सारा का सारा फंक्शन बर्बाद हो गया। माँ, ध्यान कहाँ था आपका? देखकर क्यों नहीं चल रही थी? भगवान ने 2 आंखें दी थी आपको। बस करो जानवी, यहाँ माँ की हालत इतनी खराब है और तुम्हें शादी के फंक्शन की पड़ी है। अपनी माँ को ठीक करने के लिए सुमन दिन रात उनकी बहुत सेवा करती है और रात रात भर जाग कर उनके पैरों की मालिश करती है, जिससे अनुपमा ठीक हो जाती है और उसे अपनी काली बेटी की कदर भी समझ में आ जाती है। सुमन मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने कभी भी तुझे प्यार भरी नजरों से देखा भी नहीं। मैंने तेरे सर पर कभी प्यार भरा हाथ भी नहीं रखा, और मुझे तेरी कदर समझ में आए भी तो अब, जब तू अपनी इस माँ को और इस मायके के घर आंगन को छोड़कर जा रही है। मगर अब मैं तेरी शादी फर्क के साथ नहीं, बल्कि उतनी ही धूमधाम के साथ होगी जितने की जानवी की होगी। इसके बाद अनुपमा अपनी काली बेटी के लिए महंगा सा लहंगा खरीदती है और अपने हाथों से उसे शादी का जोड़ा पहनाकर उसे सजाकर मंडप में ले आती है, जहां हर्ष और अनुपमा दोनों माता पिता बनकर अपनी काली और गोरी बेटियों का कन्यादान कर देते हैं। और विदाई के वक्त हर्ष कहता है, सुमन बेटी, हो सके तो अपने इस पिता को माफ कर देना। आज तेरे कारण से तेरी माँ फिर से पैरों पर खड़ी है। तेरा बापू तुझे दिल से दुआएं देता है कि तुझे तेरे ससुराल में हर वो खुशी मिले जो तुझे मायके में कभी नहीं मिल सकी। मुझे माफ कर देना बेटा। सुमित भैया, माँ पिताजी का ख्याल रखना। इसी के साथ दोनों काली गोरी बेटियों की विदाई हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।